नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सक्सेस कभी एक दिन में नहीं मिलती है, और अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी जो ये पूरी जर्नी है, आपको ये सक्सेस पाने का जो पूरा रास्ता है वो शुरू होता है क्लास 6 to 8 से। और ये बात माइंड एंड ब्रेन्स और हमारे सारे टीचर्स को भली भांति पता है, इसलिए हम लोग ने हमेशा ये कोशिश की है कि क्लास 6 to 8 के हमारे सारे स्टूडेंट्स अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को लर्न करें, अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स लाएं। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक दिन, चाहे वो कक्षा 10वीं हो, चाहे एनटीएससी हो, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे कक्षा 12वीं हो, हम होंगे कामयाब, ये हमारा हमेशा से हमारा मानना है। और इसी पूरी सिलसिले में, इसी पूरे हमारी परंपरा प्रतिष्ठा में हम बढ़ रहे हैं आगे। और आज का जो हमारा ये सेशन है वो फोकस करेगा कक्षा 8वीं की जो हमारी मैथमेटिक्स की जो श्रृंखला चल रही है उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है, जो कि हमारी बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय, रिस्पेक्टेड किताब है, नमस्ते करते हैं हम इनको। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 10 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और ये है उसकी सेशन 2 है यहाँ पे इस चैप्टर का। सेशन 1 हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, आपको वो देखना है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखिए, वहां हमने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है, एग्जांपल्स को प्रैक्टिस किया है एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया है। ये सेशन 2 जो है हमारा वो मुख्यतः फोकस करेगा फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स के ऊपर, जो कि इस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में हर एक चैप्टर में होते हैं और काफी अच्छी संख्या में होते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बारीक बारीक से कॉन्सेप्ट या फिर बहुत माइन्यूट से कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने को मौका मिलता है। ठीक है, अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम डू वी हैव फॉर दिस सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। तो सवाल नंबर 17 से शुरू होगी पूरी कहानी। 17 के बाद मतलब 17 के पहले, मतलब माफ कीजिएगा 16 तक, सवाल नंबर 16 तक पिछले सेशन में कवर हो गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है प्रीवियस वीडियो के तौर पे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वरना प्लेलिस्ट में भी आप ढूंढ सकते हैं, आपको आसानी से वहां भी मिल जाएगा। पहला सेशन ये है, सेशन 2। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है आपसे, पहले 17 से 42 तक क्या करना है वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो यहां साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि आपको 17 से 22 सवाल, 42 सवाल तक फिल इन द ब्लैंक्स करना है इन सच अ वे दैट की स्टेटमेंट सही हो जाए। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं फिल करना है, गैप है तो सही फिलअप करना है। पहला सवाल, इफ x इक्वल्स टू 5y है तो x और y के बीच क्या कनेक्शन है। अब x इक्वल टू 5y को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। आपको मिलेगा x अपॉन y इज इक्वल टू 5, एक ये आपको मिल सकता है। तो x अपॉन y इक्वल टू 5, मतलब x और y को डिवाइड करने पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है? 5। क्या करने पे? डिवाइड करने पे कांस्टेंट। और जब भी डिवाइड करने पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो वो किसका केस होता है सर? वो होता है हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो वेरी, आप यहां क्या लिखोगे? डायरेक्टली विथ ईच अदर, वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर। सिंपल, सरल, सुंदर, स्वच्छ। चलिए, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 17 का जवाब। अब देख लेते हैं सवाल क्रमांक 18। इफ x इंटू वाई, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, x इंटू वाई मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहां पे पहली चीज जो आपको समझ में आए कि भाई मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल रहा है क्या? एक कांस्टेंट। मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट मिलने का क्या तात्पर्य होता है सर? जब डिवाइड करने पे कांस्टेंट मिले तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट का उल्टा क्या होगा? इनवर्स। तो वेरी आप क्या लिखोगे यहां पे? इनवर्सली, इनवर्सली। ठीक है, ये होगा वेरी इनवर्सली और वो हो जाएगा वेरी डायरेक्टली। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। ये दोनों सवाल हमने कर लिए सॉल्व। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है हमसे भाई, व्हेन टू क्वांटिटीज x एंड y, when two quantities x and y are in dash proportion or very dash, they are x in proportion to y। चलिए अब यहां पे देखिए, ये है साइन प्रोपोर्शन का, और x प्रोपोर्शन टू y मतलब जब x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साथ ही साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और जब x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो साथ में इंक्रीज होना
या साथ में डिक्रीज होना, ये जो पूरा आपका पैटर्न है ये किस में देखा जाता है सर? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा जाता है। किसमें? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और उसको आप क्या कहोगे? वेरी डायरेक्टली, कि सीधे सीधे आपके वैरी करते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए यही से रेफरेंस होगा अगला वाला सवाल, जहां पे है x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक चीज जब बढ़ रही है दूसरी घटेगी, क्योंकि देखो यहां पे फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/y रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो रिवर्स मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, और एक चीज घट रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। और ये कब होता है? जब ये इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो वेरी डायरेक्टली, या फिर यहां पे होगा आर एन इनवर्स प्रोपोर्शन, और वेरी डायरेक्टली की जगह आप इनडायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि यहां उल्टा काम हो रहा है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 21 की ओर। बोथ x एंड y आर सेट टू वेरी डैश विथ ईच अदर इफ सम पॉजिटिव नंबर k एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू k। क्या देखने को मिल रहा है आपको यहां पे? सर x इंटू वाई अर्थात मल्टीप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? मल्टीप्लीकेशन। और यदि मल्टीप्लीकेशन देखने को मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे? कैसे वैरी कर रहे हैं सर? इनवर्सली या इनडायरेक्टली वैरी करेंगे, तब हमें मल्टीप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पे इनडायरेक्टली या फिर इनवर्सली, कुछ भी लिखे आपका जवाब सेम ही रहेगा। चलिए अगला सवाल। x एंड y यहां पे खुद ही बोल दिया वेरी डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या होगा सर? डिवीजन करना पड़ेगा, तब हमें कांस्टेंट मिलेगा। विथ ईच अदर इफ फॉर सम नंबर k, देन आपको बताना है k की प्राप्ति कैसे होगी। हाउ वुड यू गेट टू k? सर डिवीजन करने पे। किसका डिवीजन? जो दो क्वांटिटीज जिनकी चर्चा हो रही है, दैट इज x एंड y। तो जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो डिवाइड करने पे आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो x अपॉन y इज इक्वल टू k। चलिए सवाल नंबर 23 देख लेते हैं हम लोग अब। टू क्वांटिटीज आर सेड टू वैरी डैश। ठीक है, ये आपको डैश फिल करना है, लेकिन क्या कंडीशन दी है वो आगे पढ़ लेते हैं। विथ ईच अदर इफ दे इंक्रीज या डिक्रीज। ब्रैकेट का मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज टुगेदर। टुगेदर का मतलब साथ में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। लेकिन क्या इतना ही हमारे लिए काफी है ये जज करने के लिए कि सामने वाली वैल्यू का डायरेक्टली वैल्यू करिए कि इनडायरेक्टली? नहीं सर, थोड़ी और जानकारी चाहिए होती है जो यहां पे दी हुई है। हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। यस, दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन। जब तक आपको रेशियो कांस्टेंट होने की बात ना की जाए, आप किसी भी डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन की परिभाषा को अधूरा ही मानेंगे। उसमें जब तक रेशियो कांस्टेंट या डिवीजन कांस्टेंट या फिर मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं कहा जाएगा, तब तक आप कुछ भी अंतिम निर्णय नहीं लेंगे। अब क्योंकि टुगेदर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वेरी क्या होगा सर? वेरी डायरेक्टली होगा इन दिस केस। परंतु किंतु केवल टुगेदर देख के आपको नहीं उत्तर को मार्क करना है, पूरा सवाल पढ़ना है। यदि कांस्टेंट है आपका रेशियो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यदि आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सवाल के हिसाब से जैसा मर्ज वैसी दवा। चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 23 समाप्त। सवाल क्रमांक 24 क्या बोल रहा है हमसे? टू क्वांटिटीज आर सेड टू वेरी डैश विथ ईच अदर इफ एन इंक्रीज इन वन कॉजेज अ डिक्रीज इन द अदर। अब ये क्या हो गया? एक में इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज। किस तरीके से? कि उनका प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये कब होता है सर? जब साथ में इंक्रीज या डिक्रीज हो और रेशियो कांस्टेंट रहे तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। परंतु जब अपोजिट इंक्रीज डिक्रीज हो और प्रोडक्ट रहे कांस्टेंट तो वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप लिखेंगे वेरी इनडायरेक्टली। ठीक है, वेरी इनडायरेक्टली। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब यहां पे देख लेते हैं सवाल क्रमांक 25 क्या बोल रहा है आपसे। इफ 12 पंप्स कैन एम्प्टी अ रिजर्वॉयर इन 20 आवर्स। ठीक है, 12 पंप हैं और 20 घंटे का समय लग रहा है आपको उस टैंक को खाली करने में।
then time required by 45 such pumps to empty the same reservoir in dash hours। अब यहां पे देखो जो रिजर्वॉयर है वो सेम ही है, ठीक है, तो मतलब क्या है, रिजर्वॉयर कांस्टेंट है। अच्छा, ये रिजर्वॉयर में कितना पानी है या कितना काम करना है वो कैसे पता चलेगा? सर वो पता चलेगा पंप इनटू टाइम करने पे, कि भाई 12 पंप्स हैं और 20 घंटे तक चल रहे हैं, तो इतना सारा काम करना है। मल्टीप्लीकेशन है, इतना सारा काम करना है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन है तो क्या होगा यहां पे, इनवर्स प्रपोर्शन होगा, कि जितना काम 12 पाइप 20 घंटे में कर रहे हैं, तो भाई 12 पाइप जितना काम कर रहे हैं 20 घंटे में, 45 पाइप को कितना समय लगेगा। इनवर्स प्रपोर्शन का एक और यहां पे अगर आप मापदंड देखना चाहेंगे तो सर पाइप की संख्या जब बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है उसी टैंक को खाली करने में कम समय लगेगा या कम टाइम लगेगा जब पंप की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा पंप हैं तो वो ज्यादा पानी निकाल पाएंगे। तो जब पंप की संख्या बढ़ जाएगी समय कम हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, इनवर्स प्रपोर्शन का केस हुआ। अब यहां पे इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 12 इंटू 20/45 होगा y की वैल्यू के बराबर। चलिए अब 20 और 45 हो जाएंगे कैंसिल, 5 4 जा और 5 9 जा 45, 12 और 9 भी हो सकते हैं कैंसिल, तो यहां हो जाएगा कितना सर, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। आपका जवाब कितना, 4 4 जा 16/3 आवर्स लिख सकते हैं आप। डिवाइड करना चाहें तो 5 घंटे और कितने हो जाएंगे, 5 घंटे और करीबन 1/3 आवर, ठीक है, तो 1/3 आवर मतलब 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 16/3 घंटे में 45 पाइप पूरे पंप को खाली करेंगे, पूरे टैंक को खाली करेंगे। कहां से यूज किया आपने, कहां से शुरू किया, पहले देखा क्या चीज कांस्टेंट है, उस चीज तक कैसे जा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन था इसलिए आपने इसको इनवर्स प्रपोर्शन बोला। फिर आपने लॉजिकली सोच के देखा तो भाई जब पाइप की संख्या बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा, इनवर्स प्रपोर्शन का क्लासिक केस, और हमारा जवाब आया फिर मल्टीप्लाई करके निकालने पे 16/3 घंटे। चलिए सवाल क्रमांक 26, बहुत ही आसान सीधा सीधा सवाल है कि इनवर्सली वेरी कर रहे हैं मतलब प्रोडक्ट होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, एक ही बात है। चलिए तो x इंटू वाई करने पे आएगा, तो यहां पे मान लीजिए ये वैल्यू को हमने लिखा a, तो भाई a इंटू 2 करने पर होगा किसके बराबर, 60/10 के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट रहना है, ठीक है। तो a हो जाएगा 600/2 दैट इज 300, यदि मैं गलत नहीं हूं तो a की वैल्यू कितनी, 300 हो जाएगी। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, यदि ये होता 10 की जगह यहाँ पे केवल 1 तो आपका जवाब क्या होता सर, तब हमारा जवाब होता 30। तो जैसा सवाल वैसा जवाब, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। चलिए आसान था ये, जी सर बहुत आसान, हमने यहाँ पे किया स्क्रीन को क्लियर, तीनों सवाल हमारे यहाँ पे हो गए सॉल्व। और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 27 की ओर। अब 27 में क्या बोल रहा है, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। डायरेक्टली का मतलब क्या हो जाएगा सर, डिवीजन करने पे बराबर, अर्थात रेशियो मेंटेन रहेगा। तो 12/48 वुड बी इक्वल टू 6 यहां पे लिख दिया हमने y, 12 और 48 हो जाएगा 1/4, 12 4 जा होता है 48। अब यहां पे y होगा क्रॉस मल्टीप्लाई और 6 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 6 4 जा 24, तो यहां पे कितनी वैल्यू आएगी, 24 आएगी आपकी y की वैल्यू। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। चलिए सवाल नंबर 28 फिर से आ गया है, थोड़ा टेक्स्ट बुक वाला या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यदि आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो मतलब ये हो जाएगा k इक्वल टू d/t। d/t मतलब आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बीच डिवीजन कर रहे हैं। अब डिवीजन कर रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा सर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, किस तरीके से प्रोपोर्शनल होगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किस तरीके से होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात जब आप डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है उतना ज्यादा आपको समय लगेगा। कम डिस्टेंस कम समय, ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा समय, ठीक है। आपने देखिए वहां पे क्या देखा,
एक तो हो गया ये हमारा मैथमेटिकल रूप जिसमें हमने डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट देखा, दूसरा हमने कॉमन सेंस भी लगा लिया कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आपको उतना समय लगता जाएगा। हो सकता है 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में आपको 5 घंटे लगे, 200 किलोमीटर करने में आपको 10 घंटे लग जाएंगे, कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए सवाल क्रमांक 29 अब क्या बोल रहा है हमसे कि ऑन इंक्रीजिंग ए बी इंक्रीजेस इन सच अ मैनर दैट ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का मतलब क्या होगा सर? ए अपॉन बी का मतलब हो जाएगा यहां पे डिवीजन। ठीक है, रिमेन्स डैश एंड पॉजिटिव देन ए एंड बी आर सेट वेरी डायरेक्टली। अब देखो डिवीजन और डायरेक्टली मतलब हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली है मतलब डिवीजन तो होगा। रिमेन्स व्हाट, क्या होता है? तो आप कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सर एक चीज इंक्रीज तो दूसरी भी इंक्रीज, लेकिन साथ में क्या होता है सर? साथ में होना चाहिए कि डिवीजन या रेशियो शुड बी कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो यहां पे आना चाहिए आपका जवाब कांस्टेंट, कि चाहे कितनी भी वैल्यूज आ जाए ए और बी की, जो रेशियो हमने शुरू से मेंटेन रखा है वही मेंटेन रहेगा, तभी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल नंबर 30 देख लेते हैं हम लोग। इफ ऑन इंक्रीजिंग ए बी डिक्रीजेस, ठीक है, इन सच अ मैनर दैट डैश रिमेन्स डैश एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहां पे इंक्रीज डिक्रीज, तो ये क्या हो गया सर? ये इनवर्स का केस बन रहा है। एक बार हम पूरा सवाल देखेंगे, शायद हमें वो मिल भी जाए कि इनवर्स का केस है क्या। देखो यहां पे लिखा है वेरी इनवर्सली, और इनवर्स के केस में क्या होता है सर? मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट जो होता है, व्हाट रिमेन्स? दैट प्रोडक्ट रिमेन्स व्हाट सर? ऑब्वियस सी बात है, प्रोपोर्शन है तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो वहां पे डिवीजन या रेशियो कांस्टेंट, यहां पे प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसीलिए आपका जवाब क्या होगा? प्रोडक्ट एंड कांस्टेंट, क्योंकि सवाल में साफ साफ दिया है इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो रेशियो या फिर डिवीजन कांस्टेंट, पर क्योंकि यहां पे इनवर्स प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट। चलिए सवाल नंबर 31। इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई डायरेक्टली विथ, क्या कर रहे हैं यहां पे? वेरी डायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब डिवीजन होगा विथ ईच अदर। ठीक है, देन डैश ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होना चाहिए कांस्टेंट सर? रेशियो या फिर डिवीजन भी कहते हैं, पर रेशियो वर्ड ज्यादा बेटर सूट करता है। और रेशियो वैसे आता कैसे सर? डिवाइड करने पे ही आता है रेशियो, तो रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। यदि दो क्वांटिटीज, सवाल नंबर 32, दो क्वांटिटीज पी एंड क्यू वेरी इनवर्सली, मतलब क्या होगा यहां पे? किसकी चर्चा होगी? प्रोडक्ट की चर्चा होगी विथ ईच अदर, देन डैश ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या रहेगा? कांस्टेंट। सर आपने अभी लिखा प्रोडक्ट रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो सवाल पढ़ के जवाब देना है आराम से। इनवर्स है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट, डायरेक्ट है तो डिवीजन कांस्टेंट। ठीक है, इतना आपको हमेशा क्लियर रखना है अपने माइंड में। सवाल नंबर 33। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज एंड इट्स डायमीटर वेरी डैश विथ ईच अदर। चलो, सर्कल का पेरीमीटर और उसका डायमीटर। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर? सर वैसे तो पेरीमीटर होता है सर्कल का सरकमफेरेंस, दैट इज 2πr, पर काफी लोग इसको पाई डी के रूप में भी लिख सकते हैं जब आप डायमीटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पाई डी इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो पाई की वैल्यू हो जाएगी पेरीमीटर अपॉन डी, है ना। और जो पाई की वैल्यू ये सदैव कांस्टेंट रहती है। तो मतलब आपको यहां से ये जानकारी मिल रही है कि पेरीमीटर को जब आप डायमीटर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। और डिवीजन करने पे कांस्टेंट मिलने का क्या तात्पर्य है सर? डिवीजन करने पे कांस्टेंट मिलने का एक तात्पर्य ये है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो वेरी डायरेक्टली। ये तो हो गया मैथमेटिकल वे में। ठीक है, अब अगर हम कॉन्सेप्ट या लॉजिक वाइज सोचें तो जब डायमीटर बढ़ते जाएगा सर्कल भी बड़ा होता जाएगा, और सर्कल बड़ा होता जाएगा तो उसका पेरीमीटर भी बड़ा होता जाएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? डायरेक्टली वेरी करेंगे। चलिए, अ कार इज ट्रैवलिंग 48 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो कितनी स्पीड है सर? 1 घंटे में 48 किलोमीटर। चलिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 12 मिनट्स इज। अब यहां पे देखो आपको क्या दिया है? आपको दिया है डिस्टेंस, ठीक है, कितना? 48। आपको दिया है टाइम कितना? 1 घंटा मतलब 60 मिनट। ठीक है, अब यहीं पे आपको बोल रहा 12 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी कार।
क्या करना है 12 मिनट में। अब यहां पे ध्यान दो, जब आपका टाइम कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। क्या कौन सा केस बन रहा है लॉजिक के हिसाब से? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब जरा यहां देखो, आपको अगर 12 मिनट में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पता लगाना है तो आपको स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड जो कि रहेगी आपकी कांस्टेंट, वो आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो डिवीजन करने पे कांस्टेंट वैल्यू का प्राप्त होना मतलब क्या होगा? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा डीपी। ठीक है, डीपी का मतलब वो नहीं है जो व्हाट्सएप या इंस्टा पे लगाते हो। यहाँ पे डीपी का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डीपी का मतलब यहाँ पे दीपिका पादुकोण भी नहीं है, यहाँ पे उसका एक ही मतलब है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। गणित की क्लास चल रही है। चलिए, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया यहाँ पे, मतलब क्या करेंगे सर? 48/60 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x/12। 12 यहाँ पे 4 जा हो जाएगा 48, 12 5 जा 60, आपको मिलेगा 4/5 इंटू 12 इक्वल्स टू x। सॉल्व करेंगे यदि हम इसको तो 12 4 जा हो जाएगा 48, 48 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डिवाइड करें कितना? 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 5, तो 5 9 सा हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 45। यहां पे आपने कैंसिल किया, 3 डेसिमल लगाया 0, 5 इंटू 6 यहां पे भी 30, आपका जवाब आया 9.6। चलिए, तो जब भाई 48 किलोमीटर चल रहे थे आप 1 घंटे में, और आपसे पूछा गया 12 मिनट में आप कितना चलेंगे, तो आपने देखा क्या कैलकुलेशन हो रहा है, किस तरीके सवाल को अप्रोच किया जाएगा, और आपको सॉल्व करने पे मिला कि 12 घंटे में 9.6 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। अब यहां पे है थोड़ी जगह की कमी, तो हम दबाएंगे जादुई बटन जहां पे हमारा स्पेस हो गया है क्लियर, और अब हम सवाल नंबर 35 को अप्रोच करने की ओर अग्रसर हैं। एन ऑटो रिक्शा टेक्स 3 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। चलिए, आपको डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, बताइए स्पीड दी नहीं और इंक्रीज भी कर दी, तो पहले आपको स्पीड प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके बाद तो आप इंक्रीज करेंगे। और स्पीड प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या पर्याप्त जानकारी है? जी सर, डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है, केवल हमें डिवाइड करके स्पीड निकालनी है। चलिए, द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस, क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस इज सेम, तो मतलब डिस्टेंस इज कांस्टेंट। डिस्टेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब डिस्टेंस आता कैसे है सर? डिस्टेंस आता है स्पीड इनटू टाइम करने पे। आपके आदरणीय गुरुजी के शब्द हैं स्पीड इनटू टाइम। इनटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। एक और अगर हम लॉजिक सोचे कि जब आपको डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करना है और आप स्पीड को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली टाइम को कम होना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा। चलिए, इसका हम टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास स्पीड होनी चाहिए, एक पुरानी वाली एक नई वाली। पुरानी वाली आप कैसे निकालोगे सर? 36 किलोमीटर 3 घंटे में, तो स्पीड निकालने के लिए इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 36 डिवाइड बाय 3 करने पे आएगा 12। 12 की स्पीड, और टाइम कितना है सर? टाइम है 4 घंटे, सॉरी माफ कीजिएगा 3 घंटे। टाइम कितना है? 3 घंटे। अब जब स्पीड बढ़ा दी 4 से, तो 12 और 4 हो जाएगा 16 गणित के हिसाब से, हाँ कि ना? जी सर। आपको बताना है नया टाइम कैसे पता लगाएंगे सर? मल्टीप्लीकेशन होगा कि भाई जितना डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रैवल होता है स्पीड के हिसाब से, पुरानी स्पीड के हिसाब से, उतना ही डिस्टेंस 16 की स्पीड पे ट्रैवल करना है। बस अब टाइम की जानकारी पता लगानी है। तो 12 इंटू 3 होल डिवाइड बाय 16 वुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ y। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 9/4 हो जाएगी y की वैल्यू। 9/4 मतलब डिवाइड करने पे कितना आएगा सर? ये हो जाएगा 2 या अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करें तो 2 1/4 होगा। 1/4 का मतलब चौथाई घंटा, मतलब 1 घंटे का 1/4 हिस्सा, मतलब कितना? 60 मिनट का 1/4 हिस्सा, मतलब 15 मिनट। तो आप लिख सकते हैं 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स, या फिर ब्रैकेट में 9/4 आवर्स भी लिख सकते हैं आपके टीचर्स की क्लैरिटी के लिए। ठीक है, जरा ध्यान रखें कैलकुलेशन करते समय किस तरीके से आप समय को लिखते हैं,
तो भाई 2 आवर्स और 15 मिनट का समय हमने कैसे निकाला कि फ्रैक्शन था 9/4, जिसको मिक्स में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 1/4। 2 का मतलब 2 घंटे पूरे, तो आपने लिखा 2 आवर्स। 1/4 का मतलब 1 घंटे का चौथाई हिस्सा, जो कि होगा 15 मिनट। क्लियर? यस सर। चलिए सवाल नंबर 35 तक हमने कर लिया है सॉल्व। अब सवाल क्रमांक 36 देख लेते हैं। इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 12 कार्डबोर्ड शीट्स इज 45 mm, 12 शीट्स की थिकनेस है 45 mm, आपको 240 शीट की थिकनेस निकालनी है। कैसे निकालोगे सर? 12 की थिकनेस पता है, 12 से हम पहले एक की थिकनेस निकाल सकते हैं, क्योंकि शीट की थिकनेस तो कांस्टेंट रहेगी, भले वो 12 शीट हो चाहे 240 हो, सबकी मोटाई एक जैसी रहेगी। क्या रहेगी? मोटाई एक जैसी, मतलब क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं 45/12 करने पे जो एक शीट के बारे में पता चलेगा वो होगा कांस्टेंट। तो भाई डिवाइड करने पे, डिवीजन करने पे आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, मतलब क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और आप खुद सोचिए, जब शीट्स की संख्या 12 से 240 हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है मोटाई भी बढ़ जाएगी। जिस तरीके से हमारी किताबों में होता है, पतली किताबें हल्की होती हैं, भारी किताबें थोड़ी सी मोटी होती हैं। चलिए अब सॉल्व कैसे करेंगे सर? 45/12 से हमें एक की जानकारी मिलेगी, बहुत बढ़िया। इसकी मदद से हम 240 के बारे में पता लगाएंगे, तो यहां डिवाइड बाय 240 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा x। कुछ इसी प्रकार आपका टेबल भी बन जाएगा। नंबर ऑफ शीट्स, थिकनेस, नंबर ऑफ शीट्स 45, थिकनेस, नंबर ऑफ शीट्स कितना है 40, नहीं, ऊपर आएगा थिकनेस, नीचे आएगा नंबर ऑफ शीट्स। थिकनेस 45, नंबर ऑफ शीट 12, थिकनेस x, नंबर ऑफ शीट 240। चलिए सॉल्व करेंगे तो 45 × 12 × 240, तो ये हो जाएगा 1 सा, यहां हो जाएगा 2 सा, 12 2 सा 24x। 45 × 2 करोगे 90, तो 900 mm आएगा आपका x। और यहां पे ध्यान देना, जवाब में क्या लिखा है? सेंटीमीटर। तो आपको 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये भी याद होना चाहिए। जितना मेरा ज्ञान कहता है 10 मिलीमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में, है ना? तो यहां पे क्या होगा? डिवाइड बाय 10 होके आपका जवाब आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। देखो छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें यहां पे, कहां वो मिलीमीटर से सेंटीमीटर चेंज करने वाली बात, बस इतनी सी बात है। परंतु अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और आपका जवाब ने लिख दिया कि 900 सेंटीमीटर है, तो फिर आप पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जवाब में हर एक चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज आपके जो अध्यापक शिक्षक जो भी आपके होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं और उनको आपके बराबर स्मार्टनेस लानी पड़ेगी। सब कुछ चेक करके ही अपना जवाब लिखना पड़ेगा। 900 मिलीमीटर मतलब 90 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, माफ कीजिएगा। चलिए तो इसलिए डिवाइड बाय 10 करके हमने आंसर कितना लिखा? 90 सेंटीमीटर लिखा। यहां पे हो गया हमारा सवाल नंबर 36 सॉल्व। अब सवाल नंबर 37 देख लेते हैं। x एंड x वेरीज इनवर्सली एस वाई। इनवर्स का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई मतलब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 6। मल्टीप्लाई मतलब 4 × 6 करने पे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जो कि हो जाएगी 24। अब यदि x की वैल्यू 3 है तो 4 × 6 करने पे 3 × y के बराबर आएगा, क्योंकि आपको y की वैल्यू पता करनी है। ये 3 यहां पे जाएगा तो 4 × 6 होल अपॉन 3, कैंसल करोगे 2, 4 2 8, तो y की वैल्यू आएगी 8। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन, और वही हमने यहां पे किया है। चलिए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? डिवीजन होता है। जैसे यहां पे देख लीजिए a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2। क्या बोला? इक्वल टू a2/b2, क्योंकि रेशियो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। रेशियो आता कैसे? डिवाइड करने पे आता है। हालांकि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है सर? इनवर्स प्रोपोर्शन में a2/डैश इक्वल्स टू b2/डैश। अब यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। देखो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ही पार्ट के, लेकिन यहां पे वैसा नहीं चलता। यहां पे a2/a1 इज इक्वल टू b2/b1 हो जाएगा। तब क्योंकि ये किसका केस है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो चीजें उल्टी चलती है। वहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन था तो सीधे चल रही थी a1/b1 इक्वल टू a2/b2, पर यहां पे क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो उल्टा आपका सारा कैलकुलेशन हो जाता है। चलिए यहां पे हमने किया स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 40 की ओर, जो हमसे बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय 15 पोस्टल स्टैम्प्स इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
आपको बताना है कि कितना एरिया ऑक्यूपाई होगा 12 पोस्टल स्टैम्प्स 120 पोस्टल स्टैम्प्स के द्वारा। चलिए अब देखिए यहां पे पहले तो हम करेंगे लॉजिकल, सोचना है कि डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। सर 15 स्टैंप का दिया है 60, 120 का निकालना है, तो सर हर एक पोस्टल स्टैंप का एरिया जो होगा वो तो फिक्स होगा, वो रहेगा कांस्टेंट। क्या बोला आपने सर? एरिया हो जाएगा, हर एक पोस्टल स्टैंप का एरिया हो जाएगा कांस्टेंट फिक्स। ठीक है, अब ये एरिया निकलेगा कैसे कि सर 60 है और उसको हम जब 15 का है वो, तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 का मिलेगा। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 स्टैंप का मिलेगा, जो कि हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 1 स्टैंप। 60 डिवाइड बाय किया आपने 15, तो जैसे ही डिवाइड आया तो आपको क्या समझ में आया? डिवाइड मतलब कौन सा प्रोपोर्शन है सर? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डीपी है यहां पे। चलिए अब 60/15 है 1 का, कि 1 स्टेम का कितना है। ऐसे आपको कितने निकालने? 120 का निकालना है, तो क्या करोगे सर? सिंपल बेसिक कैलकुलेशन और हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हम टेबल बना के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारा टेबल क्या कहानी कहेगा कि यहां पे है एरिया और इधर आ जाएगा नीचे नंबर, मतलब कितनी क्वांटिटी है, तो 60 में 15 है क्वांटिटी। अब आपकी क्वांटिटी हो रही है 120, तो आपका कितना एरिया होगा ये आपको बताना है, तो यहां पे आ जाएगा x। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि जब ये नंबर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एरिया भी बढ़ेगा, कि हर एक की अपनी अपनी स्पेस होगी। चलिए तो 60/15 डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इससे 1 का निकलेगा और आपको 120 का निकालना है, तो इसमें 120 का सीधे सीधे हो जाएगा गुणा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। 15 और 60 में कनेक्शन है, 15 4 होता है 60। अब 120 इंटू 4 करोगे तो आपका जवाब आएगा 480। तो अब क्या लिखोगे यहां पे भाई? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका 120 पोस्टल स्टैम्प्स का एरिया। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। चलिए ये सवाल हो जाता है सॉल्व, स्क्रीन करेंगे क्लियर, ताकि हम अगला सवाल भी यहीं पे सॉल्व कर सके इस हमारे छोटे से खेल के मैदान में। चलिए सवाल नंबर 41, 45% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। 45 लोग 20 दिन। चलिए अगर हम टेबल बना के शुरू करें ताकि हमें कुछ समझ में आए, तो पर्सन और डेज की बात होगी यहां पे। तो कितने लोग हैं? 45, तो डेज कितने लग रहे हैं? 20। अब वो बोल रहा है टाइम टेकन बाय 75%। अब जब आप ज्यादा लोग करा देंगे, लोग इंक्रीज कर देंगे, तो समय क्या लगेगा सर? काम तो उतना ही करना है तो समय कम लगेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का केस गणित के हिसाब से देखें तो सर जो वर्क होता है, जो काम करना है, वो यहां पे कांस्टेंट है। अच्छा वर्क कितना करना है वो मालूम कैसे चलेगा सर? वो मालूम चलेगा कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं। तो भाई पर्सन इंटू डेज जब हम करेंगे, पी इंटू डी जब हम करेंगे, तब हमें वर्क मालूम चलेगा जो कि कांस्टेंट है। तो P इंटू डी करने पे आपको कांस्टेंट चीज मतलब वर्क मालूम चल रहा है। P इंटू डी का मतलब है प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लीकेशन, जो कि कब होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में होता है। तो भाई यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक, यहाँ पे कॉमन सेंस, दोनों को हमने जब यूज किया हमें ये समझ में आ रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो मतलब मल्टीप्लाई करने पे हमारे जवाब आएंगे। तो 45 इंटू 20 मतलब कितना काम करना है, और ये करेंगे 75 लोग कितने दिन में? मान लो y डेज में। ठीक है, तो यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे आपको जवाब मिलेगा भाई 45 इंटू 20 होल अपॉन 75 इज इक्वल टू y। चलिए 45 इंटू 20 अपॉन 75 करना है, कीजिए कैलकुलेशन। सर अगर इसको करेंगे हम 15 के टेबल से, नहीं हाँ, तो 15 3 होता है 45 और 15 5 होता है 75, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। 5 1 5 4 तो 4 3 12 डेज में आपका काम हो जाएगा। कितने डेज में? 12 डेज में आपका काम हो जाएगा। 12 आवर्स में, सॉरी ये आवर्स, यहाँ पे आवर्स नहीं, यहाँ पे डेज होगा, क्योंकि वहां भी ऊपर डेज की चर्चा हो रही है। तो 12 डेज में आपका काम हो जाएगा। अगर वो आवर में पूछता है तो भाई 12 दिन, हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर? 24 घंटे, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख देना। पर क्योंकि वो आंसर डेज में दिया तो यहां भी डेज ही आना चाहिए। चलिए अब हम इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि हमें फिर से अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्या था यहाँ पे लॉजिक सर? वर्क का लॉजिक था, और वर्क का लॉजिक हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन में ही होता है, कि क्योंकि वर्क जो है वो व्यक्ति के साथ जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से दिन ऊपर नीचे होते जाएंगे। चलिए सवाल क्रमांक 42 42, देवांगी ट्रेवल्स 50 मीटर डिस्टेंस इन 75 स्टेप्स।
ठीक है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 375 स्टेप्स कितना होगा। अब देखो यहां पे डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस है यहां पे 50 मीटर, ठीक है, और कितने स्टेप्स लगे सर, स्टेप्स लगे 75। अब जब उनको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 375 स्टेप्स, तो बेसिकली देखा जाए तो यहां पे क्या हो रहा है सर, जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस भी ट्रैवल ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि यहां पे स्पीड का मामला है। तो भाई स्पीड क्या रहेगी, स्पीड रहेगी कांस्टेंट, जितनी उनको यहां मिल रही थी इन 75 स्टेप्स में, उतनी ही 375 में मिलेगी। तो यहां पे स्पीड है कांस्टेंट। स्पीड हम निकालते कैसे हैं सर, स्पीड हम निकालते हैं यहां पे, मान लीजिए आप यहां पे स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्टेप्स के रूप में, कितना डिस्टेंस और कितने स्टेप्स, जो कि है कांस्टेंट। तो वैसे तो हमें टाइम मिलता है, पर यहां पे टाइम नहीं, स्टेप्स की संख्या दी है, और डिवाइड करने पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब हमने क्या किया है यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, जो कि हम लॉजिकली भी बोल रहे थे। हालांकि यहां पे स्टेप्स दिया है, टाइम नहीं दिया है, तो हम स्टेप्स को ही टाइम के रूप में लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहां पे बोल रहे हैं भाई 50 मीटर के लिए 75 स्टेप्स, ठीक है। तो अब आपको स्टेप्स कितने रखने हैं सर, 375 रखने हैं, चलिए ठीक है। और डिस्टेंस आपने पता करना है, तो आपने डिस्टेंस को लिख दिया यहां पे x, जो कि ऊपर वाली वैल्यू है। चलिए अब 50/75 इंटू करेंगे आप 375, तो भाई 50 और 75 में संबंध, जी हां सर, 25 दूनी 25 तिया, 375 और 3 में संबंध होता है, यस सर। तो यहां पे कैंसिल करेंगे आप, तो 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 125 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा सर, 125 इंटू 2 करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पे 250 मीटर्स, कितना 250 मीटर्स, परंतु किंतु आपका जवाब वो किलोमीटर में मांग रहा है। तो 1 किलोमीटर में होते हैं कितने मीटर सर, 1000 मीटर। तो इसको अब जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको किलोमीटर में आपका डिस्टेंस मिल जाएगा, शून्य से शून्य, तो 0.25 किलोमीटर आपका जवाब होना चाहिए। कितना, 0.25 किलोमीटर। क्या आपको ये समझ में आया? क्या करना था, डिस्टेंस और स्टेप्स को कंपेयर करना था। वैसे तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन होता है, पर क्योंकि यहां पे स्टेप्स दिए हुए थे तो हमने उसी को टाइम के रूप में लेके सॉल्व कर दिया। भाई मान लीजिए ना, एक स्टेप मतलब 1 सेकेंड, ऐसा मान ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सवाल नंबर 42 हो गया है समाप्त। तो यहां से 43 से लेकर 59 तक अब हम क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स को सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ना है और अपने समझ के हिसाब से लॉजिकली इवैल्यूएट करके बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। पहला स्टेटमेंट, दो क्वांटिटीज हैं x और y, ठीक है, आर सेड टू वेरी डायरेक्टली with each other if for some rational number k x into y is equal to k। डायरेक्टली का मतलब क्या होगा, डिवीजन। क्या यहां पे डिवीजन के रूप में कांस्टेंट को बताया गया है? नहीं सर, मल्टीप्लीकेशन है। तो भाई डायरेक्टली में डिवीजन होता है, आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं गलत बात, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। चलिए when the speed is kept fixed, जब आपकी स्पीड फिक्स हो तो टाइम और डिस्टेंस इनवर्सली वैरी करते हैं। अब यहां पे देखो, स्पीड है आपकी फिक्स या फिर स्पीड है कांस्टेंट। स्पीड लाने का तरीका क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि है कांस्टेंट। तो मतलब आप यहां पे देख सकते हैं कि डिवाइड करने पे आपका जवाब क्या आ रहा है, कांस्टेंट। और ऐसा कब होता है डिवाइड करने पे कांस्टेंट जवाब, जब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, डीपी में होते हैं। डीपी में आता है कांस्टेंट जवाब, यस सर। क्या यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है? नहीं सर, ये तो बोल रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। देखो रटने की बात नहीं है, आप अपना लॉजिक यूज कीजिए। स्पीड बोली है कांस्टेंट, स्पीड बोली है फिक्स, स्पीड निकालने का तरीका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिवाइड कर रहे हैं और आपका जवाब कांस्टेंट आ रहा है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। चलिए अब अगला, व्हेन डिस्टेंस इज केप्ट फिक्स्ड, ठीक है, स्पीड एंड टाइम वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। यहां पे देखो आपने अब क्या बोल दिया, अब की बार इन्होंने खेल थोड़ा सा बदल दिया है, पर हम लोग डरेंगे नहीं, हम अपने हिसाब से खेलेंगे। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस इज फिक्स, तो भाई डिस्टेंस है फिक्स्ड, ठीक है, डिस्टेंस है कांस्टेंट। डिस्टेंस आता कैसे है सर, स्पीड इनटू टाइम करने पे आपको कांस्टेंट डिस्टेंस मिल जाएगा।
स्पीड इंटू टाइम मतलब मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन कब होता है, जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, फॉल्स लिखेंगे कि भाई स्पीड और टाइम कैसे करते हैं, इनवर्सली वैरी करते हैं, क्योंकि जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका समय कम हो जाएगा, जब आप स्पीड कम रखेंगे समय जो ट्रैवल करने का होगा वो ज्यादा हो जाएगा। एग्जांपल, दिल्ली से मुंबई तक की दूरी जब आप तय कर रहे हैं, चाहे साइकिल से कर रहे हो, कार से कर रहे हो, ट्रक से कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो, फ्लाइट से कर रहे हो, अलग अलग स्पीड और अलग अलग टाइम। ठीक है, चलिए, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स एरिया वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर। इसको जरा हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है आपसे, लेंथ ऑफ साइड एंड एरिया। अब यहां पे जो आपका एरिया होता है किसी भी स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, साइड इनटू साइड। ठीक है, आपका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। अब मान लीजिए अगर आपकी साइड है 1, ठीक है, तो एरिया हो जाएगा 1। ठीक है, साइड अगर 1 है तो साइड है 2 एरिया 4, साइड है 3 एरिया 9, साइड है 4 एरिया 16। क्या यहां पे आपको कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है? नहीं सर, डिवाइड करने पे भी कांस्टेंट नहीं है, मल्टीप्लाई करने पे भी कांस्टेंट नहीं है, तो डायरेक्टली वैरी करने का सवाल नहीं उठता है। हालांकि जब आप साइड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, पर केवल साथ में इंक्रीज या डिक्रीज होना काफी नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होने के लिए इंक्रीज होने के साथ साथ एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में इंक्रीज होना ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी है, माफ कीजिएगा। तो वो दोनों चीजें जब होंगी तब आप कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, किसी एक के होने पे आप नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा पूर्णतः गलत, फॉल्स या फिर इनकरेक्ट, जो भी आप इसको कहें। चलिए, यहां पे स्क्रीन क्लियर, 46 हो गया समाप्त। तो सवाल नंबर 47 क्या बोल रहा है हमसे कि लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड इट्स पेरीमीटर वैरी इनवर्सली, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेरीमीटर घटता जाएगा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, उल्टा चलेंगे, तो लेंथ आपने बढ़ाई तो ए पेरीमीटर घटता जाएगा। अब देखो, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है सर, तीनों साइड बराबर होती हैं तो पेरीमीटर आएगा 3 इंटू साइड। ठीक है, तो अगर लेंथ है 1 तो पेरीमीटर आ जाएगा 3, लेंथ है 2 तो पेरीमीटर 6, लेंथ है 3 तो पेरीमीटर 9। अब ये क्या हो रहा है सर, पहली बात तो ये सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब अगर आपका लेंथ बढ़ रहा है तो पेरीमीटर भी बढ़ रहा है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो रेशियो जो है बढ़ने का वो भी कांस्टेंट है, तो मतलब ये तो क्लासिक केस हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, पर इन्होंने क्या बोल दिया है, इनवर्स बोल दिया है, तो ये जनाब क्या है, बिल्कुल ही फॉल्स है, गलत है। चलिए अगला, इफ डी वेरीज डायरेक्टली एज टी स्क्वायर, क्या बोला, डी वेरीज डायरेक्टली एज टी स्क्वायर। इसको आप कैसे लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं सर डी इक्वल टू के टी स्क्वायर, मतलब कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कांस्टेंट है जो कि उसको रेगुलरली मेंटेन कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट रेशियो। ठीक है, देन वी कैन राइट डी टी स्क्वायर इक्वल टू के। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, डी टी स्क्वायर मतलब डी और टी के बीच में क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन। परंतु किंतु सवाल के पहले हिस्से में क्या लिखा है, डायरेक्टली, तो मतलब क्या होना चाहिए, डिवीजन। अब आप एक जगह कह रहे हो डिवीजन, दूसरी जगह कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा सर, खिचड़ी बन जाएगी, गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर डायरेक्टली वैरी कर रहे हैं तो डिवाइड करने पे आना चाहिए कांस्टेंट, ना कि मल्टीप्लाई करने पे। जैसे यहां पे अगर आप देखें तो शायद डी अपॉन टी स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा के, ये होना चाहिए था मामला। इन्होंने ये लिखा है तो मतलब गलत लिखा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है हमारे जवाब को। चलिए सवाल क्रमांक 49, इफ अ ट्री 24 मीटर हाई, ठीक है, कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर। ठीक है, एक ट्री है 24 मीटर का, उसकी शैडो कितनी है, 15 मीटर की है। देन द हाइट ऑफ द पोल दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 6 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन इज 9.6। पहले तो ये जज करो क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट का है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है। सर यहां पे किसी चीज की हाइट और उसकी शैडो में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा। अंडर सिमिलर कंडीशन मतलब यदि वो जो बीच में कनेक्शन है वो हमेशा सेम ही है तो, ठीक है। अब वो आप निकालोगे कैसे, सर हम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ट्री और शैडो में क्या रिलेशन है, ठीक है। वो कैसे करोगे, डिवाइड करके निकालोगे, तो ट्री अपॉन शैडो मतलब कितना, 24 और यहां पे 15, ठीक है। अब इनके हिसाब से
जब यहां पे बिल्डिंग, या फिर एक काम करो यहां पे ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 24 और शैडो की हाइट है 15। अब यहां पे पोल है जिसकी शैडो है 6 मीटर की और हाइट है 9.6। आपको ये बताना है क्या ये ठीक है या फिर नहीं है। सिमिलर कंडीशन मतलब दोनों ही केस में आपका रेशियो बराबर आना चाहिए। जो रेशियो यहां पे बन रहा है वही वहां पे बनना चाहिए, क्योंकि ये किसका केस है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है कि भैया आपकी हाइट ज्यादा होगी तो आपकी शैडो बड़ी बनेगी, आपकी हाइट छोटी होगी तो आपकी शैडो छोटी बनेगी। और क्योंकि इनको डिवाइड करके ही आप जो सिमिलर कंडीशन है या जो रेशियो है वो पता लगा सकते हैं, तो दोनों ही लॉजिक से ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 24/15 करने पे यदि 9.6/6 के बराबर आ रहा है मतलब यहां पे सही है कैलकुलेशन। चलिए अब अगर 24 और 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, ये हो जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा 3 8 24, 8/5। कितना 8/5। यहां पे जब आप 96 को आप 9.6 को आप लिख सकते हैं 96 और 60, 12 के टेबल से आपने कैंसिल किया तो 12 5 60 और ये 12 8 होता है 96, 8 दूनी 16 एक कैरी। हाँ तो 8/5 रेशियो सेम है, मतलब ये क्या है, ये जवाब आपका सही है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, TRUE, ट्रू होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही केस में आपका रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है डिवाइड करने पे। चलिए तो यहां पे हम देख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला एग्जांपल मतलब रेशियो बराबर, तो हमने मतलब सवाल सही तरीके से समाप्त किया है। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर। अब सवाल क्रमांक 50 है हमारा, 50 अर्धशतक हो गया है कि x और y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। देन x -1 एंड y -1 आर ऑल्सो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहां पे देखो आपको घुमाने का प्रयास किया गया है। चलिए अगर x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उससे आपको क्या नतीजे मिलते हैं कि सर हमें पहली जानकारी तो ये मिलती है कि भाई x/y वुड बी इक्वल टू k, ठीक है। अब यदि आप x -1 और y -1 कर रहे हैं तो यदि रेशियो मेंटेन होगा k का तब तो आप बोल सकते हैं कि हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। पर यदि रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा है तो फिर आप कैसे बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके पास है 2 और 3, आपने दोनों में से माइनस कर दिया, 2 2 -1 हो गया 1, 3 -1 हो गया 2, आपका रेशियो 1/2 हो गया। तो क्या ये सही है, नहीं सर ये तो गलत बात हो जाएगी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखो हमेशा से, यदि आपके स्टेटमेंट को ट्रू होना है तो जगत के सारे केसेस में ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। और यदि ऐसा एक भी केस मिल गया जहां पे आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, तो आप बेछूट उसको फॉल्स लिख दिए बिना टेंशन लिए, एक भी केस, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको ऐसा समझाऊं कि भाई देखो जो अपराधी है, यदि आप किसी व्यक्ति पे 10 केस चल रहे हैं, ठीक है, अगर उसे आजाद स्वतंत्र जेल से बाहर घूमना है तो उसे 10 के 10 केस में बरी होना पड़ेगा। कहो हाँ कि ना, हाँ जी सर। परंतु किंतु यदि एक भी केस में उसे थोड़ी सी भी सजा हो गई, मतलब 6 महीने 1 साल कुछ भी हो गई, तो क्या वह व्यक्ति आजाद घूम सकता है, नहीं सर, उसको 6 या 1 महीने 1 साल जो भी सजा उसको दी गई है वो पूरी करनी तो पड़ेगी। ठीक वैसा ही ट्रू फॉल्स का है, यदि ट्रू होना है तो सारे केसेस में, यदि फॉल्स होना है तो एक भी केस काफी है। यहां पे x और y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, वो बोल रहा है ऐड करने पर भी इनवर्स प्रोपोर्शन मेंटेन रहेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है सर, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। चलिए ऐड करने पर तो x+1 और y+1 को मल्टीप्लाई करने पर भी k आएगा, ऐसा कह रहा है आपका सवाल। एग्जांपल ले लेते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2 3 हो जाएगा 6, तो k की वैल्यू कांस्टेंट 6 के बराबर आनी चाहिए। x+1 मतलब 3, y+1 मतलब 4, सर यहां पे हो जाएगा 3 और 1 4 मतलब 12, सर 6 का डबल हो गया, कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन नहीं चलेगा। 6 भी 6 के बराबर आता तो हम बोलते इनवर्स प्रोपोर्शन में है, पर क्योंकि वो वैल्यू मेंटेन नहीं हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स यहां पे लिख सकते हो। फिर से गलत होने के लिए एक भी केस बाकी है, सही होने के लिए सारे केसेस में सही होना पड़ेगा। अब सवाल क्रमांक 52 है हमारा, इफ P एंड Q आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, देन P+2 एंड Q-2 आर ऑल्सो इन इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए ये भी देख लेते हैं भाई, P इंटू Q करने पे आपको मिल रहा है K। अब ये कह रहा है कि एक में आपने +2 कर दिया, दूसरे में आपने -2 कर दिया।
अब इंसान क्या सोचेगा, भाई +2 और -2 करके बैलेंस तो कर दिया ना, हो सकता है यहां पे हो जाए। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि बैलेंस मेंटेन रहेगा। वैल्यूज ले लो, एग्जांपल्स ले लो, चेक कर लो आपका आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आपने p की वैल्यू ले ली 4, y की वैल्यू ले ली 5, 4 4 5 20। p में से आपने 2 ऐड किया तो 4 और 2 6, वहां से 2 माइनस किया तो 6 तिया 18, 20 और 18 अलग अलग हो गए हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिंपल लॉजिक, इनवर्स प्रोपोर्शन होने के लिए या डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी होने के लिए जो चीजें कांस्टेंट हैं, डायरेक्ट वाले में रेशियो, इनवर्स वाले में प्रोडक्ट, अगर वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है तो फिर आप डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की बात नहीं कर सकते। हालांकि यहां पे आप देखें तो ठीक है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो एक पैरामीटर तो आपने पार कर लिया, पर दूसरा पैरामीटर जहां पे क्या होता है, दूसरा जो आपका पैमाना है जो ये कहता है कि भाई साहब आपको रेशियो भी मेंटेन, सॉरी प्रोडक्ट भी मेंटेन करना इनवर्स प्रोपोर्शन में, वो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मतलब आप कहेंगे कि नहीं, ये वाला जवाब या ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। चलिए 52 हो गए, अब आप समाप्त। 53 देख लेते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज केप्ट फिक्स्ड, द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 2 एंगल्स वेरी इनवर्सली विथ ईच अदर। मतलब यदि आपने एक को फिक्स कर दिया, ठीक है, और अब आप कह रहे हैं कि बाकी दोनों का जो मेजरमेंट है वो इनवर्सली होगा, मतलब एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की घट जाएगी। ठीक है, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन की सेकंड कंडीशन कि गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, प्रोडक्ट करने पे सेम आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने एक एंगल फिक्स कर दिया 50, ठीक है, अब बाकी दोनों एंगल के लिए कितना बच गया, 130 बच गया। कैसे सर, जोड़ने पे तो 180 आता है, बिल्कुल ठीक। अब बाकी दोनों एंगल्स के लिए ऑप्शन, सर 13 और यहां पे अगर मान लीजिए हमने पहले एंगल को रख दिया यहां पे 90 डिग्री, तो यहां कितना हो जाएगा सर, यहां हो जाएगा 9 के बाद 10 4 13 40 डिग्री, मल्टीप्लाई करने पे 360। अब आपने इसको कर दिया 80, इसको कर दिया 50, मल्टीप्लाई करने पे 320, इसको आपने कर दिया 70, इसको आपने कर दिया 60, मल्टीप्लाई करने पे 420। सर इनवर्स प्रोपोर्शन में मान लिया कि एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दूसरी यहां पे इंक्रीज हो रही है, वो हमने मान लिया, परंतु प्रोडक्ट मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन की दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो स्टेटमेंट हो जाना चाहिए फॉल्स। हालांकि प्रथम दृष्टया सोचने समझने और देखने पे तो हमें ये लग रहा है कि हाँ जी सर जी, यहां पे तो यही हो रहा है कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है, परंतु किंतु इनवर्स प्रोपोर्शन होने के लिए प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं हो रहा है। देखो 8 5 से कितना हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, तो यहां पे देख लो आप ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, यस सर। चलिए ये हो गया हमारा जहां पे सवाल समाप्त। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 54 क्या बोल रहा है हमसे कि यदि दो क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ मैनर दैट इफ वन इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस देन दे ऑलवेज वेरी डायरेक्टली। अगर देखो रिलेटेड होने के लिए दो क्वांटिटीज में क्या कनेक्शन है कि जब एक इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है तो वो डायरेक्टली वैरी करेंगे। अब सोचने वाली बात, जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, हम क्या कहते हैं कि सर या तो साथ में इंक्रीज या साथ में डिक्रीज। फाइन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो हमेशा हम बोलते हैं कि सर रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या यहां पे इस स्टेटमेंट में यहां पे रेशियो कांस्टेंट होने की चर्चा की गई है? नहीं सर। तो क्या वो चर्चा के बिना हमारा स्टेटमेंट या परिभाषा कंप्लीट है? नहीं सर। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या है, इनकंप्लीट है, तो आप उसको फॉल्स करार देंगे क्योंकि यहां पे रेशियो की चर्चा नहीं गई है। अगर वो सिर्फ इतना कह देते कि कीपिंग द रेशियो कांस्टेंट तो हम कहते हैं हाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, परंतु क्योंकि रेशियो की चर्चा नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की परिभाषा कंप्लीट नहीं मान सकते, ये इनकंप्लीट परिभाषा है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं, 1 4 2 5 3 6 4 यहां पे 7 यहां पे 8 यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे भी 8 नहीं, यहां पे 4 के बाद 5 यहां पे 8। अब आप यहां पे ध्यान से देखें, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, पर क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? और यदि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो फिर दुनिया में काफी चीजें हो जाएंगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लेकिन केवल साथ में इंक्रीज या डिक्रीज होना काफी नहीं है, साथ में
साथ में रेशियो को मेंटेन करना जरूरी है, रेशियो कांस्टेंट होना जरूरी है। तो जब आप इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे और आपके टीचर पूछते हैं कि भाई फॉल्स है तो रीजन दो, तो आप फॉल्स होने का रीजन यही देंगे कि सर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पे चीजें इंक्रीज हो रही हैं पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं हो रहा है, उसकी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। सिमिलरली सवाल नंबर 55 भी ठीक वैसा ही है, बस इनवर्स प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि यदि एक चीज इंक्रीज होगी और दूसरी डिक्रीज होगी, लेकिन सिर्फ इतना रिलेशन होना काफी नहीं है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होना, प्रोडक्ट फिक्स होना जरूरी है, और वो यहां पे नहीं हो रहा है, तो आप स्टेटमेंट को क्या करार देंगे? फॉल्स करार देंगे। रीजन, ऊपर वाले में रेशियो कांस्टेंट की चर्चा नहीं की गई है, नीचे वाले में प्रोडक्ट कांस्टेंट होने की चर्चा नहीं की गई है। और जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जब भी हम इस कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, तो हमें हमेशा सिखाया जाता है कि केवल इंक्रीज डिक्रीज देखकर नहीं मार्क करना है, नहीं सवाल को सॉल्व करना है, हमेशा जो कांस्टेंट चीजें हैं उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी आप इसी हम लोग ने श्रृंखला में जो हमने आगे बनाया है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, वहां पे भी आप देख सकते हैं, स्वयं किताब में जो परिभाषा दी है उसमें वो मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 56 क्या बोल रहा है? एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई। ठीक है, एक्स और वाई में इनवर्स वेरिएशन है, जब एक्स से 6 वाई है 8। अच्छा, इनवर्सली का मतलब क्या होगा सर? प्रोडक्ट हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, जब x है 6 तो y है 8, देन व्हेन x इज 8 y वुड बी 10। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब 6 इंटू 8 करने पे जितना आएगा, 8 इंटू दूसरी वैल्यू करने पे भी उतना ही आना चाहिए। भाई 6 इंटू 8 करने पे 48, 8 इंटू क्या करने पे 48 आएगा? 6 करने पे आएगा। भाई वैल्यू देखो क्या हो रही है, रिवर्स ही तो हो रही है। x था 6, y था 8, अब जब x हो जाएगा 8, इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब उल्टा चलना है, तो y कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इनके हिसाब से y कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? FALCE फॉल्स हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन की बात थी इसलिए, डायरेक्ट होता तो हम डिवाइड करके देखते। चलिए यहां पे हमने किया सवाल नंबर 56 को समाप्त। तो सवाल नंबर 57 है, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ जॉब इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अर्थात जब आपके वर्करों की संख्या बढ़ जाएगी, वर्करों का नंबर आप बढ़ा देंगे, तो जो टाइम लगेगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या होता है? साथ में इंक्रीज और साथ में डिक्रीज, परंतु जितना हमने समझा है, जब वर्करों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि काम तो उतना ही है, तो अब क्या होगा? सब में बराबर बराबर काम बढ़ जाएगा, तो काम करने की स्पीड तेज हो जाएगी, ज्यादा जल्दी काम होगा। मतलब जब वर्करों की संख्या बढ़ जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? प्रथम दृष्टया नहीं सर, इन्होंने लिखा है डायरेक्ट, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या होना चाहिए? इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए। चलिए 58 क्या बोल रहा है? फॉर फिक्स्ड टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। यदि आपने समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर दिया, ठीक है, यदि आपने समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अर्थात जितना ज्यादा आप प्रिंसिपल लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यह बात तो बिल्कुल सटीक है। अब आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे बैंक में, तो आपको 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए कर देगा तो उसे 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। हालांकि दोनों का समय और इंटरेस्ट का रेट बराबर ही है, फिर भी उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि उन्होंने ज्यादा सम इन्वेस्ट किया है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू ही होगा। प्रिंसिपल बढ़ाइए, ज्यादा इंटरेस्ट पाइए, सिंपल सा लॉजिक। चलिए 59 सवाल है हमारे, ट्रू और फॉल्स का लास्ट क्वेश्चन कहेंगे हम इसको। द एरिया कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब अब पहले यहां पे स्टेटमेंट को समझते हैं, क्या बोल रहा है? कल्टिवेटेड लैंड का एरिया, कितने एरिया में, कितने क्षेत्रफल में कृषि हो रही है, कितने एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है, मतलब चीजें उगाई जा रही हैं उसमें, और क्रॉप हार्वेस्टेड मतलब जो आपका फसल की उपज होगी, भाई कितना गेहूं क्रॉप होगा, कितना हार्वेस्ट होगा, कितना गेहूं मिलेगा हमें, कितनी क्वांटिटी होगी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अर्थात स्टेटमेंट के हिसाब से जब आप ज्यादा जमीन पे काम करेंगे, ज्यादा आप करेंगे कृषि, क्षेत्र भूमि आपकी ज्यादा होगी, तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा।
क्या ये बात सही है? सर अगर मौसम और कीट पतंगे और ये सब को हटा दे, हम केवल सीधे सीधे जमीन और उपज की बात करें, बाकी सारी चीजों को हम अभी ध्यान मद्देनजर ना रखते हुए केवल इनकी बात करें, तो हाँ जी सर, अगर जमीन की मात्रा ज्यादा होगी, ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल होगा तो ज्यादा उपज होगी। ये बहुत ही साधारण सी और कॉमन सेंस वाली बात है। तो क्या हो जाएगा यहां पे स्टेटमेंट? ट्रू हो जाएगा। तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले कुछ सवालों की ओर। अब सवाल क्रमांक 60 से लेकर 62 में क्या करना है, आपको बताना है कि जो चीजें यहां पे दी गई हैं उनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स है या फिर कुछ भी नहीं है। चलो 60 क्वेश्चन क्रमांक 60 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। टाइम टेकन और स्पीड की चर्चा हो रही है। क्या फिक्स है? सर फिक्स्ड है डिस्टेंस, मतलब आपका डिस्टेंस है कांस्टेंट। डिस्टेंस आता कैसे है? सर डिस्टेंस आता है स्पीड इनटू टाइम करने पर, तो स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट, मतलब मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट है कांस्टेंट, और मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आप ऐसे भी देखें तो सामान्य गणित के हिसाब से, सामान्य लॉजिक के हिसाब से, जब डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम और स्पीड में क्या कनेक्शन होगा? सर दूरी तो उतनी ही तय करनी है। हमने एग्जांपल बहुत बार देखा है, मुंबई से दिल्ली, साइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, हेलीकॉप्टर या फिर फ्लाइट, जो भी आप लेंगे, जिसकी ज्यादा स्पीड वो उतना ही कम टाइम लेगा। तो उल्टा कनेक्शन है, इनवर्स कनेक्शन है, तो आप क्या लिखोगे यहां पे? इनवर्स प्रोपोर्शन होगा आईपी। ठीक है, चलिए दूसरा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सीएनजी बस एंड द अमाउंट ऑफ सीएनजी यूज्ड। कितना सीएनजी यूज होगा और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अब भाई ये तो वही बात हो गई, अब गाड़ी को आगे चलना है तो खाना तो खाना पड़ेगा, इंसान को आगे चलना है तो खाना तो खाना पड़ेगा। आपको जितना दूर जाना है उतना ज्यादा खाना आपको अपने पास लगेगा। तो जब आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड और सीएनजी की बात करेंगे तो भाई जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतनी ज्यादा सीएनजी चाहिए, जितना कम ट्रैवल करेंगे उतनी कम सीएनजी चाहिए होगी। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां पे गाड़ी का माइलेज जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन जितना फ्यूल लगा, वो एवरेज कह सकते हैं, आप माइलेज कह सकते हैं, वो होगा आपका कांस्टेंट। वो आ रहा है डिवाइड करने पे, तो मतलब दोनों तरीके से, लॉजिक के हिसाब से भी और गणित के हिसाब से भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है, डिवीजन हो रहा है यहां पे। चलिए सवाल क्रमांक 60 यहां पे शायद होता है समाप्त। अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्रमांक 60 का अभी 3 पार्ट और है। चलिए क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ गिवन वर्क। ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जब ज्यादा लोग काम करेंगे कम समय लगेगा, तो टाइम, तो लोग ज्यादा समय कम, तो मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए इनकम टैक्स एंड द इनकम। अब यहां पे अगर चर्चा करेंगे तो भाई जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपको इनकम टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपकी इनकम ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा टैक्स पे कीजिए। तो यहां पे क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बनेगा, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स। चलिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑटो रिक्शा एंड द टाइम टेकन। डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहा है। डिस्टेंस और टाइम हमेशा कैसे होते हैं? डिवीजन में चलते हैं सर। डिवाइड करने पे कांस्टेंट वैल्यू कब आती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आती है। तो डिवाइड करने पे कांस्टेंट मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सीधा सीधा केस। तो क्या लिखोगे आप? डीपी लिख दोगे इसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए आसान सा ये था हमारा 3 पार्ट वाला। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 61 सवाल वही करना है, पता करना डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल एंड कंजम्पशन ऑफ फूड। अब यहां पे देखो, फूड प्रोविजन और कंजम्पशन ऑफ फूड में फर्क है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फूड मतलब कितना फूड वो खाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, स्टूडेंट ज्यादा होंगे, तो उनका कंजम्पशन ऑफ फूड इन द हॉस्टल वुड बी ज्यादा, बिकॉज हर व्यक्ति भोजन ग्रहण करेगा। तो जैसे स्टूडेंट ज्यादा तो कंजम्पशन ज्यादा, स्टूडेंट्स कम तो कंजम्पशन कम, तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस बन रहा है। चलिए सेकेंड, एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ अ रूम एंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, अब देखो यहां पे जो व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट होगी वो डिपेंड करेगी कितना एरिया है। छोटा कमरा है तो भाई जो मजदूर है काम करने वाला उसे कम टाइम लगेगा तो वो कम पैसे मांगेगा। बड़ा कमरा होगा उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो वो ज्यादा पैसे मांगेगा। तो ये क्या हो गया सर? जैसे जैसे एरिया बढ़ते जाएगा रूम का वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ते जाएगी। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे वो क्या बोल देगा, भैया मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 10 रुपए लूंगा, कितना भी बड़ा रूम हो, सिंपल सा लॉजिक। तो छोटा रूम छोटा एरिया कम पैसे,
बड़ा रूम, ज्यादा एरिया, ज्यादा पैसे, ठीक है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस। अगला सवाल यहां पे तीसरा पार्ट है हमारा कि नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब क्वांटिटी ऑफ वर्क यहां पे कैसे कनेक्टेड होगा सर, जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। एग्जांपल अगर मैं दो आपको, मान लीजिए लड्डू बनाने, ठीक, किसी मिठाई की दुकान पे 5 लोग करेंगे तो भाई मान लो 500 लड्डू बनेंगे, 15 लोग करेंगे तो हो सकता है 1500 लड्डू बन जाए, 20 लोग करेंगे तो 2000 लड्डू बन जाएंगे। तो भाई यहां पे क्वांटिटी ऑफ वर्क बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाएंगे। तो ये भी किसका केस है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का। जब नंबर ऑफ पीपल और वो टाइम बोलता तब होता इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो किसका किससे कनेक्शन पूछा है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पे क्या कांस्टेंट होगा, यहां पे टाइम कांस्टेंट है कि कितना समय दिया जा रहा है, भाई 5 घंटे में करना है, 6 घंटे में करना है, जो भी आपको दिया गया है यहां पे कंडीशन, ठीक है। चलिए अगला पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ गिवन सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब भाई देखो गिवन सम मतलब आपका सम क्या है, कांस्टेंट है ना। अब सम कांस्टेंट है लेकिन रेट आपका क्या है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा करनी है। सर अगर कोई आपको 4% इंटरेस्ट देगा तो मान लो आपको 40 रुपए मिलेंगे, 10% देगा तो मान लो आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलना है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी सम पे आपको अब ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये भी लास्ट वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ गिवन सम एंड द सम इन्वेस्टेड। अब भैया देखो यहां पे सम गिवन है और द सम इन्वेस्टेड, तो अब यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सर, जब आपने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो आपको ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल, आपने कम पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो आपको कम पैसा मिलेगा। तो यहां पे किसका केस बन गया हमारे लिए सर, दोनों चीजें साथ में ऊपर नीचे जा रही हैं, इंटरेस्ट ज्यादा जब सम ज्यादा, इंटरेस्ट कम जब सम कम, तो मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यहां पे केस बनेगा, ठीक है। गिवन दैट आपका यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह जो भी होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है वो कांस्टेंट है या फिर नहीं है, वो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला हमारे यहाँ पे है 62, द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इट्स कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी ज्यादा करोगे तो भैया आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, क्वांटिटी कम रहेगी तो कम के पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये केस किसका, डायरेक्ट प्रपोर्शन, सीधा सीधा प्रपोर्शन। अब आपकी क्वांटिटी कम कर दोगे तो पैसे कम, क्वांटिटी ज्यादा तो पैसे ज्यादा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। चलिए हाइट ऑफ अ ट्री एंड द नंबर ऑफ ईयर्स। अब ट्री की उम्र और उसकी हाइट में सीधा सीधा कनेक्शन है या फिर नहीं है, या उल्टा कनेक्शन है या फिर नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं क्या सर? ऐसे संसार में ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो कि बहुत सालों से लगे हुए परंतु उनकी हाइट छोटी है, और ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो कि तुरंत विद इन 1 और 2 ईयर्स बहुत लंबे हो जाते हैं। हर एक पेड़ की अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने अपने कुछ फीचर्स होते हैं। तो हम ये इन जनरल तो नहीं बोल सकते कि हाइट बढ़े, जब ईयर्स बढ़ेंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, या ईयर्स बढ़ेंगे तो हाइट घटती जाएगी। तो यहाँ पे न तो सीधा न ही कोई उल्टा कनेक्शन बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा केस, ये नीदर वाला केस, नीदर, कि ना डायरेक्ट प्रपोर्शन है और ना इनवर्स प्रपोर्शन है। एग्जाम में यदि ये सवाल आता है तो अगर आप ऐसे ब्लैंक छोड़ के आते कि दोनों नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो टीचर को लगेगा आपने सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया है। देखो यहां पे लिखा है, अगर कुछ नहीं है तो आपको क्या लिखना है, नीदर लिखना है। तो यहां पे आप नीदर लिख के अपने जवाब को समाप्त करेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, यहां पे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, इंक्रीज इन द कॉस्ट एंड नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी परचेज्ड इफ द बजट रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब यहां पे देखो बजट रिमेन्स द सेम मतलब बजट सेम है, तो जब आप शर्ट की कॉस्ट बढ़ाएंगे, इंक्रीज इन कॉस्ट, और नंबर ऑफ शर्ट्स क्या हो जाएंगे फिर? सर जब शर्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, आपकी बजट सेम ही है, तो आपको नंबर ऑफ शर्ट्स कम करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बजट है 5000 रुपए, ठीक है। अब अगर आप 500 रुपए की शर्ट लेंगे तो उसमें कितनी शर्टें आएंगी? 10 आ जाएंगी। पर जब आप 1000 रुपए की शर्ट लेंगे तो केवल 5 ही ले पाएंगे, क्योंकि आपका बजट फिक्स है, ठीक है। और अगर 2500 की हो गई एक शर्ट तो आप 2 ही ले पाएंगे। तो जब शर्ट की संख्या यहां पे, जब शर्ट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, संख्या कम होती जा रही है, तो यहां पे आप क्या कहेंगे, ये किसका केस है? सर ये केस इनवर्स प्रोपोर्शन का बनता है, अगर क्योंकि बजट सेम है इसलिए, है ना। और बजट कैसे आ रहा है यहाँ पे? बजट कैसे मालूम चलेगा आपको? सर कॉस्ट और नंबर ऑफ शर्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कितना बजट है। मल्टीप्लीकेशन भी किस में होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो दोनों चीजें हमारे पक्ष में आ रही है। चलिए
अगला वाला एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, छोटा लैंड लेंगे तो उसके कम पैसे देने पड़ेंगे, बड़ा लैंड लेंगे तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, छोटा लैंड कम कॉस्ट, बड़ा लैंड ज्यादा कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब अगला सेल्स टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ बिल। अब भैया जितना बिल होगा उतना ही टैक्स पे कीजिएगा ना। अब अगर बिल है 100 रुपए, सेल्स टैक्स होगा मान लो 10 रुपए, बिल है 200 रुपए, सेल्स टैक्स 20 रुपए, बिल है 400 रुपए, सेल्स टैक्स 40 रुपए। तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसे सेल्स टैक्स बढ़ेगा वैसे ही बिल का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, मतलब सॉरी अमाउंट बढ़ते जाएगा तो सेल्स टैक्स भी उस पर ज्यादा लगते जाएगा, क्योंकि सेल्स टैक्स का रेट तो फिक्स है, वो तो गवर्नमेंट तय करती है कि भैया आज से इस चीज पे इतना जीएसटी या फिर इतना सेल्स टैक्स है, तो उस हिसाब से आपका जैसे जितना बिल अमाउंट होगा उतना उसमें जुड़ जाएगा। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। सवाल नंबर 61 से लेकर 63 तक हमने कर दिए समाप्त। डीपी और आईपी हमें कंपेयर करना था और हम मूव करेंगे अगले पार्ट की ओर, जो कि आपके लिए है बहुत महत्वपूर्ण एवं इंपॉर्टेंट जानकारी अबाउट आवर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब आपके लिए फुल्ली फंक्शनल है और यहां पे हमने आपके लिए आपकी सहूलियत के लिए बहुत सारे ऐसे, मान लीजिए शॉपिंग मॉल में तो ना अलग अलग सेंटर्स, वैसे हमने भी यहाँ पे सेंटर्स खोल दिए, क्योंकि भाई हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल उस पर बहुत हजारों में वीडियोस हैं और इन हजारों के वीडियोस में कहीं आपके काम के वीडियोस गुम ना जाए, ये टेंशन हमें हमेशा लगी रहती है। तो भाई इस टेंशन में या फिर इस डर में हमने क्या किया, हमने आपके लिए वेबसाइट बनाई है जहां पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक करके कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपके लिए अवेलेबल है। उदाहरण के तौर पे आप कक्षा 8वीं तक की एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी मैथ साइंस, 7th की मैथ साइंस और 8th 6th की साइंस सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। बस आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स में क्या पढ़ाया गया है वो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाती है, उनकी ड्यूरेशन कितनी है वो भी बता देते हैं हम लोग, ताकि आप इस हिसाब से अपना महीना या हफ्ता प्लान कर लें कि किस दिन क्या पढ़ना है और क्या नहीं। बस यहां पहुंच के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से हमारे YouTube जैसे वीडियोस ही हूबहू सेम टीचर सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वालिटी से आपको पढ़ाते हैं। बस यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि यहाँ पे ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सजेशन। आपका पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है केवल आपके कॉन्सेप्ट लर्निंग वाले पार्ट पे, और जो कि बहुत जरूरी है इस उम्र में खासकर। चलिए इसी के साथ हम आ गए हमारे वीडियो के एंड पे। इस लेक्चर में हमने क्या देखा, तो भाई इस लेक्चर में हमने जो हमारे ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यूज थे, माफ कीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स थे, उनको सॉल्व करने का प्रयास किया। आप इनको सबको एक बार रिवाइज कर लें ताकि आपकी तैयारी पक्की हो जाए और कहीं भी अगर कोई कॉन्सेप्चुअल एरर हम लोग कर रहे हैं तो वो यहाँ पे कवर अप हो जाए। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।